प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने 17वें चैप्टर का अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने इसके दो पार्टों का अध्ययन किया था, पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू। अब तक अपन इस चैप्टर में अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं और प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों का अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन देखेंगे अंतरिक्ष में भारत, अर्थात भारत का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अभी तक का क्या योगदान है, वो अपन इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 के अंदर, तो 1948 में गुजरात के अंदर एक छोटी सी प्रयोगशाला, जो भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला थी, उसके अंदर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 के अंदर गुजरात के अंदर एक छोटे से कमरे, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लेकिन 1962 के अंदर डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का क्या नियुक्त किया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पिता किसे कहते हैं, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो 1962 के अंदर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ और भारत सरकार ने इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया, वो बनाया डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में किस समिति का गठन हो गया, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस समिति ने तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन निर्मित किया। इस समिति ने, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्थित किया, जहां से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन किया जा सके। तो यहां से अपन सीधा बताएंगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, तो 1962 में हुआ। इसके बाद इस समिति ने तिरुवनंतपुरम के पास में थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्थापित किया, ताकि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन किया जा सके। अब प्यारे विद्यार्थियों, 1969 के अंदर अपन बात कर रहे हैं 1969 की, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन तो कब हुआ था, 1962 में। अब 1969 में इस समिति का नाम बदल दिया गया और इस समिति की जगह इसका नाम हो गया संगठन। तो अब इसका पूरा नाम हो गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और शॉर्टकट में अपन इसको बोलते हैं इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब किया गया, तो आपको ध्यान है 1969 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 के अंदर गुजरात के अंदर भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद 1962 के अंदर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब इसके बाद इस समिति ने क्या किया, तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया और 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको अपन शॉर्टकट में बोलते हैं इसरो। अब सीधा प्रश्न यहाँ से छोटे प्रश्न बनते हैं कि इसरो का गठन कब हुआ, तो आपको बताना है 1969 के अंदर। अब प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही इसरो का गठन हो गया, तो गठन होने के साथ ही इसरो ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो इसरो का गठन हुआ 1969 में। अब 1969 के अंदर ही भारत ने अपना पहला रॉकेट, जिसका नाम है रोहिणी 75, इसको बनाया। तो 1969 के अंदर इसरो का गठन होने के बाद इसरो ने भारत का पहला रॉकेट
प्रक्षेपित किया। इस रॉकेट का नाम था रोहिणी 75। और प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल 75 मिलीग्राम का रॉकेट, केवल कितने मिलीग्राम का? 75। अब आप सोचते हो कि अंतरिक्ष में किसी भी यान को ऊपर ले जाने में, अंतरिक्ष में किसी भी यान को ऊपर ले जाने में रॉकेट की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है, जबकि भारत के पास तो इतनी क्षमता का रॉकेट ही नहीं था कि वो किसी अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसरो का गठन 1969 में हुआ और 1969 में इसरो के गठन के बाद भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपित किया रोहिणी 75, जिसका भार केवल कितना मिलीग्राम था? 75 मिलीग्राम। अर्थात ये भारी उपकरणों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम नहीं था। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना, किसी भी अंतरिक्ष अभियान के, किसी भी अंतरिक्ष अभियान के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला तो होता है आपके रॉकेट और दूसरा होता है अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान। तो किसी भी अंतरिक्ष अभियान के बताओ कितने प्रमुख भाग होते हैं? दो, पहला रॉकेट और दूसरा अंतरिक्ष यान। रॉकेट क्या करता है? इन अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष के अंदर ऊंचाई तक ले जाने के रूप में वाहन का कार्य करता है। तो अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने वाले वाहन का कार्य कौन करता है? तो आपका आंसर होगा, बताओ क्या? रॉकेट। अब भारत के रॉकेट का तो वजन ही केवल कितना मिलीग्राम था? 75 मिलीग्राम। तो अब बताओ, ये बड़े बड़े अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में कैसे ले जा सकता था? तो नहीं ले जा सकता था। तो फिर आगे चल के भारत ने क्या किया? रूस से समझौता किया और रूसी रॉकेट की मदद से, रूसी रॉकेट की मदद से सन 1975 के अंदर भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, जिसका नाम पता है आपको क्या था? आर्यभट्ट, इसको प्रक्षेपित किया। क्योंकि भारत के रॉकेट अत्यधिक क्षमता के नहीं थे, तो ये अत्यधिक वजन को अंतरिक्ष में ले जाने में असमर्थ थे। अतः भारत ने रूसी रॉकेट की मदद से 1975 के अंदर भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? 11वां देश बना। अब तक 10 देशों ने अपने खुद के रॉकेट को, अब तक 10 देशों ने अपने अपने कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, लेकिन भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजकर विश्व में कौन सा स्थान बनाया? अपना 11वां स्थान बनाया। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, भारत ने भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए। अर्थात एक था भास्कर फर्स्ट और सेकंड आपके था भास्कर सेकंड। तो भारत ने सबसे पहले तो रूसी रॉकेट की मदद से 1975 में कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। और ऐसा करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? 11वां। इसके अलावा भारत ने भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे, भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड। अब प्यारे विद्यार्थियों, 1981 के अंदर भारत ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का जो रॉकेट था उसका नाम था एरियन रॉकेट। तो 1981 के अंदर यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के कौन से रॉकेट की मदद से? तो एरियन रॉकेट की मदद से भारत ने अपना कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा एप्पल। तो भारत ने अपना एप्पल उपग्रह 1981 के अंदर यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये एप्पल उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितने हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अर्थात यह एप्पल उपग्रह पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किया गया। और इतनी ऊंचाई पर स्थित उपग्रह का घूर्णनकाल, इतनी ऊंचाई पर स्थित किसी उपग्रह का घूर्णनकाल पृथ्वी के घूर्णनकाल के बराबर होता है। अतः यह हर समय भारत के साथ चलकर भारत की जानकारियां जुटाकर पृथ्वी तक भेजता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
एक बार अपन पुनः इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन ने बात की थी अंतरिक्ष में भारत। तो भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1948 में अहमदाबाद के एक भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में। इसके बाद 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष बताओ कौन बने? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब प्यारे विद्यार्थियों, आगे चल के इस समिति ने तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया, जहां से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन किया जा सके। इसके बाद 1969 के अंदर इस समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अतः बताओ इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1969 में। और इसरो की स्थापना के साथ ही इसरो ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 1969 के अंदर ही भारत का पहला रॉकेट रोहिणी 75 को अंतरिक्ष में छोड़ा। लेकिन ये केवल कितने 75 मिलीग्राम का रॉकेट था, अतः भारी वजन को ऊपर ले जाने में असमर्थ था। तो भारत ने रूसी रॉकेट की मदद से अपना पहला कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, उसको अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसके बाद भारत ने भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए और 1981 में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एरियल रॉकेट की मदद से भारत ने अपना एप्पल उपग्रह प्रक्षेपित किया, जो पृथ्वी की सतह से कितना हजार किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इतनी ऊंचाई पर स्थित उपग्रह का घूर्णनकाल किसके बराबर होता है? पृथ्वी के बराबर। अतः ये भारत के साथ चलकर भारत की समस्त जानकारियां जुटाकर कहां भेजता है? नीचे पृथ्वी तक भेजता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब भारत के पास अधिक क्षमता वाले रॉकेट नहीं थे उत्तर भेजने के लिए, अतः भारत को दूसरे देशों के रॉकेटों की क्या मांगनी पड़ रही थी? मदद मांगनी पड़ रही थी। लेकिन भारत ने जल्द ही अपना खुद का शक्तिशाली रॉकेट तैयार किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत ने जल्द ही उपग्रह प्रक्षेपक वाहन जिस 3 और इसको शॉर्टकट में बोलेंगे SLV-3 अर्थात सैटेलाइट का मतलब हो गया उपग्रह, लॉन्च का मतलब आ गया प्रक्षेपक और वी से व्हीकल का मतलब होता है वाहन। तो भारत ने जल्द ही अपना कौन सा शक्तिशाली रॉकेट बनाया? तो आपका आंसर होगा SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात उपग्रह प्रक्षेपक वाहन 3 का निर्माण किया। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस SLV-3 की पहली उड़ान रही असफल। पहली उड़ान इसकी क्या रही? असफल। लेकिन उन कमियों को दूर करते हुए दूसरी उड़ान इसकी सफल रही और दूसरी उड़ान में रोहिणी उपग्रह को इसने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने APJ अब्दुल कलाम का जब अपन ने जीवन परिचय देखा था तो विज्ञान में उनका योगदान देखा था, तब अपन ने पढ़ा था SLV-3 परियोजना का प्रबंधक किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो ये वो SLV-3 रॉकेट है जिसकी मदद से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। तो अब बताओ, ये SLV-3 किसी दूसरे देश का रॉकेट था क्या? नहीं, ये खुद भारत ने बनाया था और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बना जिसने अपने स्वयं के रॉकेट से खुद का उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो स्वयं के रॉकेट से अंतरिक्ष यानों उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना? 6ठा। और अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने के मामले में कौन सा बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? 11। तो भारत ने जल्द ही SLV-3 के रूप में अपना शक्तिशाली रॉकेट तैयार किया और उसकी मदद से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। और ऐसा करने वाला भारत इस विश्व या दुनिया का कौन सा देश बना? तो आपका आंसर हो जाएगा 6ठा देश बना। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये उपग्रह क्या करते हैं? तो ये उपग्रह भारत को अपने मौसम, संचार, शिक्षा आदि सभी की जानकारियां भारत को उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारा देश विकास और प्रगति के नए अवसरों की ओर आगे बढ़ता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, SLV-3 रॉकेट के बाद भारत ने एक और शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण किया और उसका नाम है PSLV और ये अत्यधिक शक्तिशाली रॉकेट है और इसका पूरा नाम है ध्रुवीय
उपग्रह प्रक्षेपक वाहन, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक वाहन, अर्थात पोलर, पी से बनेगा पोलर, एस से बनेगा सैटेलाइट, एल से बनेगा लॉन्च और बी से बनेगा व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हिंदी में बोलेंगे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक वाहन। तो भारत ने जल्द ही एक और शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण किया जिसका नाम था PSLV। और प्यारे विद्यार्थियों, PSLV रॉकेट की विश्वसनीयता सबसे अधिक है, इसलिए अन्य देश भी इस PSLV रॉकेट की मदद से ही अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना पसंद करते हैं। पहले तो भारत क्या करता था, भारत के पास शक्तिशाली रॉकेट नहीं थे, तो भारत को अपना धन खर्च करके दूसरे रॉकेटों की मदद से अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना पड़ता था। लेकिन जब भारत ने अपने खुद के रॉकेट बना लिए तो भारत अन्य देशों के उपग्रह को अपने रॉकेट से भेजकर आज क्या कर रहा है, धन कमा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, PSLV रॉकेट की विश्वसनीयता अत्यधिक होने के कारण अन्य देश भी इसी रॉकेट से अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना पसंद करते हैं। हाल ही में जून 2016 के अंदर, जून 2016 के अंदर भारत ने एक साथ 20 कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। ये प्रश्न भी बढ़ता है कि जून 2016 में भारत ने कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, तो आपका आंसर होगा 20। इनमें से 17 उपग्रह तो विदेशी थे, 17 उपग्रह तो कैसे थे, विदेशी मतलब अन्य देशों के थे। अतः भारत आज अन्य देशों से भी धन कमा रहा है, क्योंकि अब भारत ने अपने खुद के शक्तिशाली रॉकेट तैयार कर लिए हैं। तो जून 2016 में एक साथ भारत ने 20 कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, जिनमें से 17 उपग्रह कैसे थे, विदेशी थे। अब प्यारे विद्यार्थियों, भारत ने अपना एक और शक्तिशाली वाहन तैयार किया जिसका नाम है GSLV, अर्थात इसका पूरा नाम है भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपक वाहन, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपक वाहन। तो ये GSLV का पूरा नाम है। और भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपक वाहन से भूतुल्यकाली उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, भारत ने 2008 के अंदर चंद्रयान फर्स्ट को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक क्या किया, प्रक्षेपित किया, जिससे चंद्रमा की सतह पर जल खोजने में और चंद्रमा की सतह पर भारत का झंडा फहराने में भारत को कामयाबी मिली। लेकिन भारत ने हाल ही में चंद्रयान सेकंड को भी चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आपको पता है कि विक्रम लैंडर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो अपनी दिशा से भटक गया और जिससे चंद्रयान सेकंड सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत कह सकते हो, एक बहुत बड़ी भारत के लिए एक ये समस्या बन गई थी कि चंद्रयान सेकंड अंतिम समय में जाके चंद्रमा की कक्षा में प्रक्षेपित नहीं हो सका। लेकिन भारत ने चंद्रयान फर्स्ट को 2008 के अंदर चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और हाल ही सितंबर 2014 के अंदर भारत ने मंगलयान को भी अपने प्रथम प्रयास के अंदर ही मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित और स्थापित किया, जिससे भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना जिसने अपने पहले प्रयास में मंगलयान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। अब प्यारे विद्यार्थियों, भारत के मंगलयान को 2014 का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार भी घोषित किया गया था। तो भारत के मंगलयान को 2014 का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार घोषित किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, भारत सूर्य के अध्ययन के लिए भी जल्द ही आदित्ययान को अंतरिक्ष में भेजकर सूर्य के अध्ययन की भी भारत क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अंतरिक्ष में भारत का योगदान। तो अपन ने अब तक अंतरिक्ष में भारत की ओर से किए गए मुख्य कार्यों को अपन ने देखा। लेकिन अब वर्तमान में निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या लेने लगी है, रुचि। तो कुछ निजी कंपनियां भी अब वर्तमान में अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि लेने लगी है। क्यों?
क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य ये कि एक तो अंतरिक्ष में किसको बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ में क्या कमाना, धन कमाना। तो कुछ निजी कंपनियां भी अब वर्तमान में अंतरिक्ष में रुचि लेने लगी है। इनका मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना और क्या कमाना, धन कमाना। गूगल ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक पुरस्कार देने की घोषणा की। उस पुरस्कार का नाम है लूनर एक्स पुरस्कार। तो यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का, कि हाल ही में गूगल ने अंतरिक्ष में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की घोषणा की है? तो लूनर एक्स पुरस्कार देने की घोषणा की है। और टीम इंडस चंद्रमा की सतह पर रोबोट को उतार के, टीम इंडस चंद्रमा की सतह पर रोबोट को उतारकर इस पुरस्कार को जीतने की तैयारी कर रही है। तो परीक्षा में दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कौन सी निजी संस्था चंद्रमा की सतह पर रोबोट को उतारकर लूनर एक्स पुरस्कार जीतने की तैयारी कर रही है? तो उसका नाम हो जाएगा टीम इंडस। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक निजी कंपनी है, निजी संस्था है जिसका नाम है मून एक्सप्रेस। इस मून एक्सप्रेस ने पृथ्वी से चांद की सवारी करवाने के लिए, कि भाई कोई पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अगर चांद का आनंद लेना चाहे तो मून एक्सप्रेस नामक एक निजी कंपनी ने पृथ्वी से चंद्रमा की यात्रा कराने की अनुमति किससे प्राप्त कर ली है? नासा से प्राप्त कर ली है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोग चांद की यात्रा का आनंद ले सके। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस कंपनी के संस्थापक हैं नवीन जैन। मून एक्सप्रेस कंपनी के संस्थापक नवीन जैन का कहना है कि अंतरिक्ष से हमें कई उद्योगों में लाभ मिलेगा, जैसे हीरे जवाहरात, विविध ऊर्जा के जो भी उद्योग है उन सभी को अंतरिक्ष से हमें लाभ मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने देखा अंतरिक्ष में भारत, इसका अपन ने पूरा अच्छे से इसके मुख्य प्रमुख पॉइंटों का अपन ने अच्छे से अध्ययन किया। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को समझने के बाद आपको किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन इसका अंतिम वीडियो देखेंगे। अंतिम पॉइंट होगा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इसका अंतिम अपन पॉइंट पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।